हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। लेट a इक्वल्स टू आर माइनस 3 एंड b इक्वल्स टू आर माइनस 1। a एंड b टू सेट्स हैं और किस टाइप से हैं? r माइनस 3 का मतलब क्या है? r तो क्या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब माइनस 3 लिख रखा है, करली ब्रैकेट में लिख रहा है, मतलब ये भी एक सेट बन रहा है जिसमें एलिमेंट कौन है? 3 है। और माइनस करने का मतलब क्या है? ये टू सेट का डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर अपन कहना चाहें तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स होंगे उन सबका सेट तो है ए। ऐसे ही बी क्या है? आर माइनस 1 मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबका जो सेट है वो क्या है? सेट बी है। अब देखिए, कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ कोई फंक्शन है जिसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? डिफाइन कहाँ से कहाँ तक? ए से बी पे। ए डोमेन हो गया, बी को डोमेन हो गया। डिफाइंड बाई, और किस टाइप से डिफाइन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 इज F1 इज F11 एंड ऑन टू। क्या F11 और ऑन टू है? ये आपको बताना है, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे देखो, ये तो यहीं पे क्लियर हो गया ए वाला तो कि r माइनस 3 क्यों लिया है? एफ एक्स दे रखा है x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। अब ये जो फंक्शन है डिफाइन होने के लिए क्या है? x की वो वैल्यू अपनी आप पुट नहीं कर सकते जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर है x माइनस 3। जब मैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x इक्वल टू क्या आएगा? 3 मीन्स x इक्वल टू 3 पे फंक्शन नो डिफाइन हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 3 पुट नहीं कर सकते अपन। बाकी सारे रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, इसलिए जो सेट ए है, जो डोमेन है, वो r माइनस 3 लिखा है, मीन्स 3 के अलावा बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन। अब बी आर माइनस 1 क्यों लिया है? ये जब अपन ऑन टू प्रूव करेंगे तब पता चलेगा आपको कि बी आर माइनस 1 क्यों लिया अपन ने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a इक्वल्स टू आर माइनस 3 एंड बी इक्वल्स टू आर माइनस 1। या ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट। ये हो गया a इक्वल्स टू आर माइनस 3, बी इक्वल्स टू आर माइनस 1। ए फंक्शन f from a to b is defined as किस टाइप से डिफाइन है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3। अपने को बताना है क्या ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो सबसे पहले 1 1, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू a। x1 और x2 डोमेन में से अपन ने 2 एलिमेंट्स ले लिए और वो किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहे हैं? लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू a एग्जिस्ट सच दैट। किस टाइप से एग्जिस्ट कर रहे हैं? f(x1) इक्वल्स टू f(x2). दिस इम्प्लाइज f(x) ये है तो f(x1) क्या हो जाएगा? x को रिप्लेस कर देंगे किससे? x1 से। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3। और f(x2) क्या हो जाएगा? x को रिप्लेस कर देंगे x2 से, तो ये बन जाएगा x2 माइनस का 2 अपॉन में x2 माइनस 3। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो दिस इम्प्लाइज x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 इंटू में x1 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज आगे क्या बन जाएगा? x1 x2, पहले x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो x1 x2, x1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x1। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x2 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 3 जा 6। ऐसे यहाँ पे x2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस का 3x2, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
-2x1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट। अब मैं कैंसिल करके काट के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे नहीं करते अपन, बस नेक्स्ट स्टेप में जो भी होगा कैंसिल होने के बाद वो लिखेंगे अपन। +6 से 6 भी कैंसिल आउट, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। उसके अलावा इधर x1 x2 की टर्म्स बच गई, यहाँ भी x1 x2 वाली, तो क्या करेंगे, x1 वाली टर्म्स एक तरफ, x2 वाली एक तरफ, माइनस का 3x1 इधर शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, प्लस का 3x1, और माइनस में 2x1 है। ऐसे ही -3x2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का 3x2 और माइनस का 2x2 है। 3x1 माइनस 2x1 कितना हो जाएगा, x1 हो गया, और 3x2 माइनस 2x2 क्या हो गया, x2 हो गया। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू A। अब देखिए, जब अपन इमेजेस सेम ले रहे हैं कोडोमेन में, तो डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं। मीन्स डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो इसी को लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। व्हेन इमेजेस इन कोडोमेन are same, then elements of domain are also same. This implies for distinct elements of domain there are distinct images available in codomain. This implies f is 1 1। तो ये तो पहला काम हो गया, 1 1 है कि नहीं है, हाँ जी, ये गिवन फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब क्या चेक करेंगे अपन, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए अपन क्या करेंगे, इनटू जो 1 1 और मैनी वन चेक करते हैं वो डोमेन से रिलेटेड होगा, ऑन टू इनटू चेक करेंगे वो कोडोमेन से रिलेटेड होगा। लेट y बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A are two elements such that f(x) इक्वल्स टू वाई। x अपन ने कोई डोमेन से कोई एलिमेंट ले लिया और y को डोमेन से एलिमेंट ले लिया, और इस प्रकार से लिया कि f(x) पे वैल्यू क्या मिल रही है, y मिल रही है। तो दिस इंप्लाइज f(x) क्या बच्चों, f(x) है x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, और ये किसके इक्वल माना है अपन ने, y के इक्वल माना है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 3y। अब अपने एम क्या है यहाँ पे, जैसे ये y इक्वल्स टू है, अब मेरे को ये x इक्वल्स टू लेके आना है, तो क्या करेंगे, x वाली टर्म्स सारी एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई प्लस एक्स इधर शिफ्ट होके माइनस एक्स, माइनस 3y इधर जाके प्लस का 3y और माइनस में 2। यहाँ से अगर x कॉमन लेना चाहें तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। ये हो गया एक्स वाई
माइनस का 3y और ये x माइनस 2 हो गया, तो xy माइनस x और ये 3y माइनस 2। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ से बच्चों x इक्वल्स टू क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। जैसे यहाँ पे ये fx इक्वल्स टू y है, मतलब y क्या है, fx के इक्वल है, और fx क्या है, x का कोई फंक्शन है। वैसे अगर अपन माने कि x इक्वल्स टू ये कंप्लीटली y का फंक्शन बन रहा है, तो ये x इक्वल्स टू fy बन गया। तो अगर ये y का फंक्शन है तो यहाँ ध्यान से देखो, जब मैं y की वैल्यूज पुट करूंगा इसमें, तो क्या पुट नहीं कर सकता, 1। क्यों, क्योंकि जैसे ही y इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, मतलब इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 तो क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू अपन इसमें 1 पुट नहीं कर सकते। इसलिए देखो स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था तो a का तो आपको समझ में आ गया था, r माइनस 3 क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन fx ही दे रखा है। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर x माइनस 3 है, x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट मीन्स y डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1 नहीं हो सकता, तो 1 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने मानना क्या है कि जो एलिमेंट x है वो तो a से है, डोमेन से है, और y जो एलिमेंट है वो b से है। b क्या है यहाँ पे, कोडोमेन है। तो अपन जो भी y की वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे, b से लेंगे, तो y इक्वल टू 1 नहीं ले सकते यहाँ पे, इसलिए b क्या दिया हुआ है, r माइनस 1 दिया हुआ है। तो ये यहां तक का काम हो गया बच्चों। ये x इक्वल्स टू आ गया। अब अपने को ये चेक करना है क्या y की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है क्या, मीन्स को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्रीमेज अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Now for y belongs to B, there exists 3y minus 2 upon y minus 1 belongs to A such that। अब ये तो आप लोगों की समझ में आ गया कि y बिलोंग्स टू b लिया है। अब ये बिलोंग्स टू a क्यों लिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है बच्चों वो किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और x तो डोमेन का एलिमेंट है, तो कहाँ से आएगा, a से ही आएगा। तो ये इस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है कि f 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये फंक्शन fx है, कहाँ गया, ये रहा, किसका फंक्शन है, x का। अपने को वैल्यू निकालनी है f, ये यहाँ पे किसकी, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस, मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो x माइनस 2, x किसका कितना आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 2, अपॉन में क्या है, x माइनस 3, और x कितना है, x है 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3y माइनस 2 माइनस का 2y, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 1 जा 2 अपॉन में 3y माइनस 2, और ये बनेगा माइनस का 3y, और माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 इक्वल्स टू 3y माइनस 2y कितना हो गया, प्लस का y, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, 3y माइनस 3y कैंसिल आउट, प्लस 3 माइनस 2, ये हो गया 1, y अपॉन 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y। तो अब यहाँ पे देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, fx इक्वल्स टू y, जहाँ पे y बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू a के लिए अपने को इस टाइप से एलिमेंट मिल रहा है कि
को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, डोमिनेंट प्रीमेज अवेलेबल है। यही ऑन टू की डेफिनेशन है जो शुरुआत में करवा रखी थी आप लोगों को स्टार्टिंग में। तो x अपने को ये मिला और x की इस ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए फंक्शन y हो रहा है, मीन्स y के लिए y जो को डोमेन में अवेलेबल है उसकी ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए क्या है, डोमेन में कोई ना कोई प्रीमेज अवेलेबल है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। अब देखिए यहाँ पे f11 भी है, f ऑन टू भी है, यही पूछा था। Hence, given function f is both 1 and onto। अगर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव के रूप में टर्म में बोले तो इंजेक्टिव भी है फंक्शन, सर्जेक्टिव भी है, और अगर दोनों एक साथ है तो अपन इसके लिए और भी एक और वर्ड यूज में ले सकते हैं, क्या, बाइजेक्टिव। तो गिवन फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव भी है। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? लेट f from R to R be defined as fx equals to x raised to the power 4। choose the correct answer। choose the correct answer। अब इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। f is 1 1 on 2, f is 1 1 on 2। बी ऑप्शन है f is many 1 on 2, f is many 1 on 2। सी ऑप्शन है f is 1 1 but not on 2, f is 1 1 but not on 2। और डी ऑप्शन है f is neither 1 1 nor on 2, f is neither 1 1 nor on 2। तो अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कंप्लीटली करके, उसके बाद ही पता चलेगा कि 1 1 on 2 है कि नहीं है। A function f from R to R is defined as, किस टाइप से डिफाइन है बच्चों, f(x) इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4। ये अपने को फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है। तो अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे x की पावर जो है वो इवन है,
तो ये जैसे एक्स स्क्वायर वाला आया था सेम वैसे ही आएगा यहाँ पे। अब -1 की पावर 4 रखूँगा तब 1 आ रहा है, +1 की पावर 4 भी 1 आ रहा है, -2 की पावर 4 16 आ रहा है, +2 की पावर 4 16 आ रहा है। ऐसे अपन -3 में रखेंगे तो वही क्या आएगी, +3 पे तो +-1 +-2 +-3 +-4, इन पे वैल्यूज क्या आएंगी, डोमेन के 2 एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में सेम ही इमेजेस अवेलेबल होंगी, वैल्यूज सेम मिलेंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन इवन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पावर इवन है तो x की पावर 4 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी ऑलवेज, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे, उसके अलावा 0 के इक्वल है उससे ग्रेटर सारे रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा। अब ये जो रेंज मिली है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये f क्या है, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर अपने फटाफट चेक किया, वैसे अगर ये बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव अप्रोच से आता है तो कैसे करोगे आप इसको, वन वन सिंस -1, 1 बिलोंग्स टू R, डोमेन से लिया है मैंने। नाउ f-1 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू दी पावर 4 +1 एंड f1 क्या हो जाएगा, f1 क्या हो जाएगा, 1 रेज टू दी पावर 4, ये भी 1 आ रहा है। तो सिंस f-1 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 1 बट -1 डज नॉट इक्वल्स टू 1। देखो इमेजेस तो सेम है बट डोमेन के एलिमेंट सेम नहीं है, तो फंक्शन 1 1 होगा क्या, नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज फॉर मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन there is a same image available in codomain. This implies f is not 1 1, ये तो 1 1 के लिए हो गया। ऐसे ही ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो since x raised to the power 4 always greater than equals to 0, this implies fx always greater than equals to 0 आएगा। तो रेंज ऑफ f क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कौन सा आ जाएगा, ये साइड में आप ब्रैकेट में बताना चाहो तो बता सकते हो, यह आ जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक का। ब्रैकेट में बताने के बजाय या तो ऐसे लिख दो, दैट इज 0 to इनफाइनाइट। सिंस -2 बिलोंग्स टू R, और ये R में कोडोमेन का ले लेता हूँ, बट there does not exist any element X in domain R such that fx equals to x raised to the power 4 equals to -2। ये हो गया। तो इसके अब ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज अवेलेबल इन डोमेन।
ये भी लिख सकते हो। अपन ने जब रेंज निकाल ली तो रेंज वाला भी लिख सकते हो कि जो रेंज ऑफ एफ है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो सिंस रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, दिस implies एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं अपन, hence given function f is neither 1 1 nor onto। ये डी ऑप्शन पहले ही बता दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट एफ फ्रॉम R to R बी डिफाइंड एज fx equals to 3x। choose the correct answer। choose the correct answer। ऑप्शन ए क्या दे रखा है बच्चों, f is 1 1 on 2, f is 1 1 on 2। ऑप्शन बी है f is many 1 on 2, f is many 1 on 2। ऑप्शन सी है f is 1 1 but not on 2, f is 1 1 but नोट ऑन टू। ऑप्शन डी है एफ इज नीदर 1 1 नोर ऑन टू, एफ इज नीदर 1 1 नोर ऑन टू। चलिए जी करते हैं अब इसको। देखिए क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, रियल नंबर्स हैं तो क्लियरली दिख रहा है आपको। जैसे 1 रखा 3 आ गया, 2 रखा 6 आ गया, 1.2 रखा तो कितना आ जाएगा, ये 3.6 आ जाएगा। मीन्स x की जब अपन डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो f की वैल्यू क्या है, डिफरेंट मिल रही। मीन्स डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या है, को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मानेंगे तो 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y। तो x क्या आ जाएगा, y/3। जब x यहाँ पे y रियल नंबर है तो y/3 भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मीन्स को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या होगी, डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल होगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, f इज 1 1 एंड ऑन टू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विद लैंग्वेज कर लेते हैं इसको। A function f from R to R is
डिफाइंड एज f(x) इक्वल्स टू 3x। सबसे पहले 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, और R कौन सा लिया है? डोमेन का। एग्जिस्ट सच दैट, ये दो एलिमेंट अपन ने डोमेन से इस टाइप से ले लिए कि x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वही किस पे आ रही है? x2 पे। मीन्स f(x1) इक्वल्स टू f(x2). इसका मतलब x1 x2 पे क्या है? इमेजेस इक्वल है। तो f(x) है 3x, तो f(x1) क्या हो जाएगा? x को रिप्लेस कर देंगे x1 से, तो ये हो जाएगा 3x1। f(x2) क्या हो जाएगा? 3x2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। किसके लिए? फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R, और ये R लिया बच्चों डोमेन से। तो देखो, जब को डोमेन में इमेजेस सेम है तो डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं। मीन्स डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। व्हेन इमेजेस इन कोडोमेन are same, then elements of domain are also same. This implies for distinct elements of domain there are distinct images available in codomain. This implies f is 1 1। ये 1 1 का काम हो गया। उसके बाद में ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन एग्जिस्ट सच दैट f(x) इक्वल्स टू y। f(x) कितना है? f(x) है 3x, तो 3x इक्वल्स टू y आ गया। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y अपॉन में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, नाउ इफ y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन, then there exists y अपॉन 3 बिलोंग्स टू R डोमेन। ये डोमेन का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये y अपॉन 3 किसकी वैल्यू? x की, और x कहाँ से लेंगे अपन? डोमेन से लेंगे। एग्जिस्ट सच दैट f(y/3) निकाल लेते हैं अपन। तो f(x) कितना है? 3x है, तो f(y/3) क्या हो जाएगा? x को रिप्लेस कर देंगे y/3 से, तो 3 इंटू में x क्या आ जाएगा? y अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा y। तो यहाँ पे देखो, डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है? को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है, फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। अब देखिए, f(1 1) भी है, f ऑन टू भी है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? हेंस गिवन फंक्शन f is both 1 1 एंड ऑन टू। तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों?
1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। हाँ बच्चों, अब देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, मिक्सचर होगा। अपने पास पहले अलग अलग फंक्शन थे, अब उन दो फंक्शन को कंबाइन करके अपन क्या कर रहे हैं, कोई नया फंक्शन बना रहे हैं। वो क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। पहली बात तो कंपोजिट फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को, किस टाइप से डिफाइन होगा, कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या है, क्या अगर g और f दे रखे हैं तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होगा क्या, या अपने पास g का f से कंपोजिशन लेंगे या f को g में कंपोजिट करेंगे अपन। तो ये सारी बातें अभी अपन सीखने वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, उसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों हुई। आप मान लीजिए आप ही के एक क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं यहाँ 2 फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। f कोई फंक्शन है, स्टूडेंट है कोई भी, वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है। किसने एग्ज़ाम ली, बोर्ड ने। अब वो RBSE है CBSE है, जो भी स्टूडेंट ने क्या है, एग्ज़ाम दी, और एग्ज़ाम देने के बाद में कॉपी कहाँ पहुँच गई, बोर्ड के पास पहुँच गई। अब बोर्ड ने क्या है, ईच स्टूडेंट को रोल नंबर डिफाइन किए कि फर्स्ट स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर ये है, सेकंड ये है। तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो आपके एडमिट कार्ड पे क्या है, रोल नंबर से आप बैठते हो कि इतने रोल नंबर पे ये स्टूडेंट है। तो कोई भी स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम ली बोर्ड ने, और बोर्ड ने क्या किया, ईच स्टूडेंट को कोई रोल नंबर अलॉट किया, यूनिक रोल नंबर। एक दूसरा फंक्शन है, अब बोर्ड के पास क्या है, कॉपी आ गई, और बोर्ड क्या कर रहा है, वो कॉपी आगे एग्जामिनर के पास में या किसी टीचर के पास में कॉपी चेक करने के लिए भेजेगा आप लोगों की। क्योंकि बोर्ड तो सारे बच्चों की एक साथ कॉपी चेक कर नहीं सकता खुद, तो वो तो क्या करेगा, कॉपी कलेक्ट करेगा बोर्ड, और वो कॉपी कहाँ जाएंगे, आगे टीचर्स के पास जाएंगे, एग्जामिनर्स के पास जाएंगे। वो क्या करेंगे, आपकी जो कॉपी है उसको चेक करके, उसको इवेलुएट करके कितने क्या मार्क्स आए हैं वो वापस बोर्ड को सेंड करेंगे। बोर्ड क्या करेगा, अपडेट कर देगा कि हाँ जी इस रोल नंबर वाले बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, और आपका 10th 12th का जो भी है वो रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब बात करेंगे कॉन्फिडेंशियल सिस्टम क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत कहाँ हुई। अगर मान लीजिए जैसे आपने कॉपी यहाँ सेंड की, तो कॉपी पे आप अपनी डिटेल्स सेंड लिखते हो सारे के सारे, कि स्टूडेंट का नेम ये है, रोल नंबर ये है, फादर्स नेम ये है, आपका सेंटर कोड ये है, कौन सी स्कूल से हो, वो सारी की सारी डिटेल उसमें आएंगी। अगर बोर्ड ने एज इट इज़ ही कॉपी आगे टीचर के पास में सेंड कर दी, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो क्या होगा,
उस टीचर के पास आपकी सारी डिटेल्स होंगी, क्या कि स्टूडेंट का नेम क्या है, बॉय है कि गर्ल है, कौन सी सिटी से है, कौन सा उसका सेंटर वगैरह है। तो हो सकता है वो टीचर क्या करे, सेंटर की हेल्प से वहाँ पे चला जाएगा, जिस सेंटर में बच्चों की एग्ज़ाम हुई वहाँ से डिटेल निकालेगा और बच्चों को जाके ये कह सकता है कि हाँ जी आपकी कॉपी मेरे पास है, अगर आपको इतने नंबर चाहिए तो मेरे तो ये चेक पे करना पड़ेगा, या जो भी है कुछ भी। तो वहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, बार्गेनिंग हो सकती है। तो इस बात को, ये जो चीज़ है कि यहाँ पे स्टूडेंट का डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट ना हो, या मान लीजिए किसी टीचर ने क्या है नंबर बहुत कम दे दिए और बच्चे को पता चला कि उस टीचर ने मेरे को कम नंबर दिए हैं, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोर्ड क्या करता है, बोर्ड एक नया फंक्शन डिफाइन करेगा। पहले एक फंक्शन था एफ, जो कहाँ से कहाँ तक था, एस से आर में स्टूडेंट को क्या रोल नंबर अलॉट किया, बोर्ड के पास कॉपी गई और वो कॉपी आगे टीचर को सेंड की। तो अब यहाँ पे बोर्ड का जो काम है वो क्या है, रोल नंबर को इस टाइप से किसी सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देगा कि जो रोल नंबर वाला पेज था वो तो अपने पास रख लेगा और वहाँ पे क्या करेगा, कोई सीक्रेट कोड, कोई बार कोड वगैरह चिपका देगा जिसमें आपकी सारी डिटेल सेव रहेंगी। लेकिन एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो ये नहीं चेक वहाँ पे देख पाएगा कि ये जो बच्चा है, क्योंकि बार कोड अगर लग के आ गए तो उस बार कोड में क्या डेटा सेव है, वो डेटा तो बोर्ड के पास है। तो टीचर को तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें स्टूडेंट का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन से सेंटर से एग्जाम दी है। और बाद में क्या करेगा, कॉपी चेक करके टीचर वापस बोर्ड के पास सेंड करेगा, बोर्ड उस बार कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करते सारी डिटेल आ जाएगी सामने कि हाँ इतना ये रोल नंबर है स्टूडेंट का, ये नेम है और जितने मार्क्स दिए हैं वो अपलोड कर देंगे। तो टीचर का भी काम हो गया, उसको ये नहीं पता चला कि मैंने कौन से स्टूडेंट की कॉपी चेक की है, तो ऑनेस्टली कॉपी चेक हुई। बोर्ड का काम हो गया, स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो यहाँ पे एक नया फंक्शन जनरेट हुआ है, किस टाइप से, स्टूडेंट का टीचर से। और वो भी कब है, जब ना तो स्टूडेंट को ये पता है कि कौन से टीचर ने कॉपी चेक की है और ना टीचर को ये पता है कि किस स्टूडेंट की कॉपी आई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। किस टाइप से हो गया, इसको लिखेंगे GOF, गो। इसमें G में F का कंपोजिशन कर दिया और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, S से T में डिफाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक कोई फंक्शन है, A से B में कोई ये फंक्शन F डिफाइन है और B से C में कोई दूसरा फंक्शन G डिफाइन है। तो A से C में जो कोई नया फंक्शन डिफाइन होगा, इसको बाईपास करते हुए बीच में B के बारे में पता ही नहीं होगा, वो क्या होगा, इनका कंपोजिट फंक्शन होगा, गो फंक्शन होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, G में F का कंपोजिशन क्या है कि F में G का है। बाकी सारी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको हल्का सा आइडिया तो लग गया होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो अब आप लोग क्या करना, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपकी बुक में जो भी थ्योरी पार्ट दे रखा है इससे रिलेटेड और कुछ जो एग्जांपल्स दे रखे हैं एक बार उनको अच्छे से रीड कर लेना, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी बचा हुआ इसका जो थ्योरी पार्ट है, क्या आगे कंडीशन वगैरह है, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करके एग्जाम्पल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।